हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। जैसा कि आप संधि परिचय से अवगत हो चुके हैं, संधि परिचय के बारे में हमने आपको बता दिया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर संधि। स्वर संधि में भी हमने आपको उनके भेदों के बारे में बताया था, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो आज हम उन्हें अलग अलग करके भागों में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधि है क्या। स्वर संधि से ही, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, स्वर के साथ स्वर के मिलने से ही जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको सबसे ज्यादा सिंपल वही है, हम लेते हैं विद्यालय को ही, विद्यालय। तो इसमें हम इसे कैसे अलग करते हैं, विच्छेद कैसे होगा इसका, विद्या प्लस आलय। तो इसमें यहाँ भी स्वर है आ और यहाँ भी स्वर है आ, तो इन दोनों के विकार से क्या बना है, यहाँ पे आ, तो ये आ हुआ, अर्थात स्वर के साथ स्वर के मिलने से ये परिवर्तन, मतलब ये आ बना है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया स्वर संधि। स्वर संधि में हमने आपको 5 प्रकार बताए थे, तो 5 प्रकार में से हम आज दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ का क्या अर्थ होता है, जैसे दीर्घ में भी आपने प्रश्नों में भी देखा होगा, दीर्घ उत्तरी लिखा होता है। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, अर्थात आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि जो भी संधि इसमें आएगी उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसमें बड़े ही अक्षर आएंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं इस टॉपिक को, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ हमने दीर्घ स्वर संधि को लिख लिया। अब हम इसकी पहले परिभाषा को देखते हैं। इसमें इसका परिभाषा क्या है कि यदि ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो क्रमशः दीर्घ क्या, आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। इससे क्या समझ में आया कि जब यदि छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, अ, ई, उ के बाद फिर से क्रमशः फिर वही वर्ण आए, समान वर्ण। दीर्घ स्वर संधि का एक जो ट्रिक होता है, एक ट्रिक है कि दोनों तरफ समान वर्ण होंगे। समान वर्ण का
होना, जो दोनों तरफ उसके समान वर्ण आएंगे। जैसे कि यहाँ हम लिख लेते हैं, यदि इधर अ है तो इधर अ आना। इसका अर्थ यह नहीं कि इधर अ तो उधर आ नहीं आ सकता। समान मतलब अ आ या अ यही समान वर्ण आएंगे। जैसे कि अ आ गए या फिर आ गए आ प्लस अ, कोई अन्य दूसरा स्वर नहीं, और आ ही, और या फिर आ गए और इधर आ, या फिर आ आए और इधर भी आ आए। तो लेकिन परिवर्तन उनका अगर जब भी होगा तो सब में वही बड़ा आ ही होगा। यदि अ आए फिर भी आ परिवर्तन में आएगा, आ आए तब भी आ परिवर्तन में आएगा, और यदि अ और आ आए तब भी आ, और यदि आ आए तब भी आ ही होगा। और इसी प्रकार हम इसमें, ये तो अ से था और ई में भी वही नियम रूल्स फॉलो होंगे। जैसे कि इसमें भी ई आए और छोटी ई, तब भी ये क्या होंगे, इसमें बड़ी ई हो जाएगी, छोटी ई और बड़ी ई अगर इस तरफ आए तब भी यहाँ क्या होगा, बड़ी ई होगा। बड़ी ई आए और इधर भी बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई होगा। कहने का मतलब यह है कि स्वरों में समानता रहे और दोनों के क्रमशः मेल पे बड़ी ई ही आएगी, बड़ी ही दीर्घ ही होगा। ऐसे अब ऊ में है, ऊ का यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम आपको एक ही बता सकते हैं। जैसे ऊ प्लस ऊ तो बड़ा ऊ ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समान स्वर होना चाहिए। अगर इस पद में, संधि में हमेशा दो पद होते हैं, एक दो पक्ष मान लेते हैं, जैसे कि एक इधर और एक इधर, तो अगर इधर ऊ आया तो इधर भी ऊ आना चाहिए, न कि कोई दूसरा स्वर आ जाए। ये ना कि उसमें ई आ जाए आ जाए, नहीं, तब वहां दीर्घ संधि नहीं हो सकती है। दीर्घ संधि वही होगी जहां पर कि दोनों पक्षों में समान वर्ण आएंगे। अ है तो अ ही आए, चाहे आ आए, ई है तो ई आए। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो त है, हमने आपको बताया था कि व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना नहीं बोले जाते हैं। तो त में अ है, त अ के मेल से बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अ है और ये इसका अ, तो ये दोनों के विकार से क्या बनेगा, आ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, मतानुसार, मतानुसार। आप देख रहे हैं कि यहाँ मत था और यहाँ अनुसार, तो जब अ मिले और आ में दीर्घ हुआ, परिवर्तन हुआ, आ बना, तो जब हम इसे इसमें मिला दिए, इस अ में इस अ को जो मिक्स कर दिए, तो ये क्या बना, मतानुसार। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भोजन, भोजन प्लस आलय। अब इधर देखते हैं हम, भोजन का ये अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण, इसमें अ है और इसमें क्या है, आ है। तो इस अ और आ के मिलने से क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि समान वर्ण आए हैं। तो क्या बनेगा, भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय। अब तीसरा हम देख लेते हैं इसी क्रम में। जैसे हो गया महात्मा, तो महा प्लस आत्मा। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि संधि जब भी हम करते हैं या अगर हम संधि का जब भी विच्छेद करेंगे, तो हमेशा एक
जो सार्थक शब्द हैं उन्हें ही हम अलग करेंगे, ये नहीं कि निरर्थक शब्दों को कुछ भी अलग कर दिया। प्रायः लोग क्या करते हैं कि इसको किसी भी प्रकार से मत अनुसार या फिर भोज प्लस नालय ऐसे कर देंगे, या फिर महात्मा में मह प्लस आत्मा कर देंगे। नहीं, उसमें आप हमेशा कुछ सार्थक शब्दों को, जिन शब्दों का कोई अर्थ है, ऐसे ही शब्दों को हम अलग करेंगे। ऐसे महात्मा, और अब देखिए यही आ रहा है ना, दोनों इधर आ है और इधर आ है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे, इसीलिए इसे महात्मा कहा गया, महात्मा। अब इसके बाद आता है हमारा जैसे ई का, सॉरी यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण इस करना पड़ेगा। जैसे हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के और भी कई उदाहरण है। जैसे हमने आपको अ में तो बता दिया था, आ से आपने देख लिया। अब रह गए इसमें ई का हमें देखने के लिए जैसे है कवींद्र, कवींद्र और कपीश, गिरीश। अब ये हमारे ई के हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं ऊ का, जैसे सूक्ति, भानुदय, लघुर्मी, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं नदीश, जो कि बड़ा ही फेमस है। और अब हम इनके विच्छेदों को देखते हैं। इसमें विच्छेद करने पे हम विच्छेद करेंगे। जैसे कवींद्र, कवींद्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दीर्घ, यहाँ जो है हमारा दीर्घ आना चाहिए, दीर्घ आया है कवि में, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे सार्थक शब्दों को अलग करेंगे जिससे कि हमारे इधर भी ई और इधर भी ई आ जाए। अब चाहे वो छोटी ई में आपका विग्रह हो या फिर बड़ी ई में, तो हम अलग करते हैं। जैसे कवि, कवि को हम ऐसे ही लिखते हैं, हम कवि बड़ी की मात्रा लगाकर नहीं लिख सकते हैं, तो कवि प्लस क्या करेंगे ऐसे इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है, दोनों मिलके क्या बन गई है, बड़ी ई। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा इसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण, जिसे आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाए। ऐसे ही है हमारा कपीश, कपीश में अब कितने बच्चे कैसे अलग करेंगे, कप प्लस ईश। कप कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं होता, ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कप में आप इंग्लिश में कप में मत चले जाइएगा, ये कप हिंदी है, तो हिंदी वर्ड में एक सार्थक शब्द को आपको चुनना पड़ेगा। जैसे कपी होगा, कपी ऐसे हम लिखते हैं। कपी का अर्थ क्या होता है, कपी का है अर्थ बंदर, और इसमें से क्या निकलेगा, ईश, ईश, ईश माने होता है भगवान या परमेश्वर। तो बंदरों के ईश या भगवान कौन है, वो है हनुमान जी। तो कपीश है, आपने सुना ही होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो कपीश, यहाँ पे छोटी ई, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ छोटी की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ी ई, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बड़ी ई, और दोनों के मेल से क्या परिवर्तन हुआ, बड़ी ई बन गई, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बड़ी ई। अब आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, गिरीश, गिरीश हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
गिरी। गिरी का अर्थ क्या होता है? गिरी का अर्थ होता है पर्वत। और ईश माने, अभी हमने बताया, ईश माने भगवान। तो इसकी मात्रा और इसकी मात्राओं को देख लेते हैं। इसमें छोटी ई है, हमने हमेशा कहा है, बार बार कहा है कि इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, संधि में इन्हीं दोनों पे ध्यान देना चाहिए। इन्हीं वर्णों में परिवर्तन होता है। चाहे आप कोई भी संधि पढ़ेंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं। तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों के मेल से क्या बनेगा? हो जाएगा बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या हो गया? बड़ी ई देखिए यहाँ पे हुआ, और ये गिरीश पे ये मात्रा ऐसे थी और ये अब ये बड़ी ई में लग गई। गिरीश, गिरीश का अर्थ होता है हिमालय। पर्वतों का राजा कौन है? भगवान कौन है? और हिमालय, और साथ ही साथ भगवान शंकर को भी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने ऊ में। ऊ का दीर्घ हम कैसे देखेंगे? जैसे कि सूक्ति। सूक्ति में शु प्लस उक्ति। शु माने जो अच्छा हो, जो अच्छा कहा गया हो। उक्ति माने कही गई हो। शु माने अच्छे, जो अच्छे वचन कहे जाते हैं उन्हें तो हम सूक्ति कहते हैं। और सूक्ति में देखेंगे जब इन दोनों के मेल से बड़ा ऊ बना है, वैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा दीर्घ, बड़ा ऊ बन गया। और ये हमारे सूक्ति में ये बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। अब है भानुदय। भानुदय, कभी संधियों को अगर आपको ऐसे भी विच्छेद करना हो, अगर ना समझ में आए, तो उस वर्ड को आप 2 बार बोलिए। भानुदय, भानुदय, भानुदय मतलब भानु और उदय, आपको उसमें साउंड आएगा और थोड़ा रिलैक्स में बोलें, भानुदय। और सूक्ति, सु प्लस उक्ति। और कितने बचे? सुक प्लस ती, ऐसे कर देने से नहीं, कुछ सार्थक शब्दों को आप अलग करेंगे। भानु, तो हम लिख लेते हैं भानु प्लस उदय। अब इधर हूं और इधर हूं, दीर्घ ऊ हो गया। लघुर्मी, लघुर्मी को अगर हम विच्छेद करें तो लघुर्मी, लघुर्मी मतलब लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। लघु माने होता है छोटा। लघु त्रिप्रश्न आपने पढ़ा होगा ना, छोटे उत्तर। तो लघु माने छोटा, उर्मी माने लहर। एक छोटी लहर को हम लघुर्मी कहते हैं। तो अगर हम इसे इसके विश्लेषण तौर पे देखें तो इधर हमारा है छोटा ऊ और इधर प्रथम वर्ण में क्या है? बड़ा ऊ, और मिलके क्या बने? बड़ा ऊ। अब अंतिम जो हमारा है वो है नदीश, नदी। अब नदीश ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इसमें जब बच्चे इसको विच्छेद करते हैं तो वो प्राय यह समझते हैं कि अगर हमें अलग करना है तो इधर छोटी की मात्रा ही आना चाहिए। नहीं, नदी को आप प्रॉपर आपको सही लिखना है। वो किधर कौन सी मात्रा है उससे नहीं मतलब है, इधर छोटी हो जाए उधर बड़ी हो जाए, इधर बड़ी उधर छोटी, इससे कोई मतलब नहीं रखता। तो नदी प्लस ईश, नदीश। यहाँ बड़ी ई और इधर बड़ी ई, क्या हो गया? बड़ी ई। यहाँ पे बड़ी ई लग गई। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपने अच्छे से वीडियो में अच्छे से समझा होगा, और आप इसे अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। और अगले सेशन में हम गुण संधि को लेकर के आएंगे। और अपने दोस्तों में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।